प्यारे साथियों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक। तो मैंने आपको कल बताया था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और उसके पश्चात हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखा था। आज हम प्रयास करेंगे कि जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के क्लास को। तो जो जॉन लॉक है वो भी इंग्लैंड का क्या था, एक दार्शनिक था और जिसने लगभग 1688 की जो इंग्लैंड की क्रांति थी उसको देखा हुआ था, जिस क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड में जो राजतंत्र था उसका समापन होता है और जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसका क्या है, प्रारंभ इंग्लैंड में होता है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण, जिसमें कि बिना किसी रक्तपात के क्या है जो राजतंत्र है उसको समाप्त कर दिया जाता है और लोकतांत्रिक या ये बोल सकते हैं कि प्रजातंत्रात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्थापना कर दी जाती है। तो इस क्रांति का प्रभाव जो जॉन लॉक थे उनके ऊपर बहुत अधिक पड़ा और इसलिए जो इन्होंने समझौता सिद्धांत दिया है वो भी उसी आधार पर दिया है। तो जॉन लॉक भी अपने सिद्धांत को देने से पूर्व जो मानव स्वभाव है उसका परिकल्पना करते हैं और जैसा कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को बताया था उसके ठीक विपरीत मानव स्वभाव या मानव चरित्र का वर्णन करते हैं। जैसा हॉब्स ने मानव स्वभाव को मनुष्य के भीतर हो सकते हैं, उन दुर्गुणों से पूर्ण व्यक्ति को बताया था, किंतु उसके ठीक विपरीत जो जॉन लॉक हैं उन्होंने मनुष्य को अच्छी प्रवृत्ति का, विवेकशील, शांतिप्रिय, नैतिक, नियमों का पालन करने वाला या यूं कहें जितने भी गुण व्यक्ति के भीतर हो सकते हैं उन गुणों से व्याप्त मनुष्य को माना है। उसने मनुष्य को सहानुभूति, सहयोग, दया की भावना, इन सभी गुणों से युक्त माना है और माना है कि मनुष्य शांतिप्रिय एवं नैतिक होता है और मनुष्य के आपसी संबंध उसी प्रकार प्रेम प्रधान है जिस प्रकार माता पिता और बच्चों के संबंध होते हैं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव जॉन लॉक के दृष्टिकोण में मनुष्य का है। लॉक के जो मानव संबंधी जो विचार हैं उसकी एक पुस्तक है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उस पुस्तक में जॉन लॉक के ये विचार मानव संबंधी देखने को हमें मिलते हैं और उनका मानना है कि इच्छा सभी कार्यों की जननी है। उसके अनुसार जो आनंद उत्पन्न करने में समर्थ है उसे अच्छा तथा जो बुरा उत्पन्न करने में सक्षम है उसे बुरा कहा जा सकता है और इसे ही जॉन लॉक ने मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद कहा है। मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद इसको जॉन लॉक ने कहा है। अब मानव स्वभाव के संदर्भ में बात करने के पश्चात हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको लॉक ने कैसा बताया है। उससे पूर्व जिस प्रकार जो हॉब्स थे वो अपने कुछ प्रश्नों और हमें क्यों सरकार का क्या है कहना मानना चाहिए, उसी प्रकार क्या है जो जॉन लॉक हैं वो भी अपनी जो फिलॉसफी है उसका प्रारंभ करते हैं। अब प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो क्योंकि मनुष्य जॉन लॉक की दृष्टि में एक अच्छा प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य अपनी इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था, संघर्ष की अवस्था जॉन लॉक का मानना है हो ही नहीं सकती। यानी कि हॉब्स के इस विचार का पूरा खंडन जॉन लॉक करते हैं और मानते हैं कि मनुष्य अच्छे चरित्र वाला, दूसरे का सहयोग करने वाला, इस प्रकार का मनुष्य है और प्राकृतिक अवस्था भी कुछ इसी प्रकार की थी। लॉक का मानना है
कि प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी और प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत यह नियम प्रचलित था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरे से अपने प्रति चाहते हो। यानी कि जैसा आज भी कहा जाता है कि तुम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। तो ऐसी प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य इस प्रकार का था। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को क्या है, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। और वो कौन कौन से थे? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीन अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। जैसा कि हमने देखा था, हॉब्स मानता था कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार के बारे में जानकारी क्या है, बाद में ज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और अपने इन्हीं अधिकारों के उपयोग करने का, और मनुष्य क्या है, अपने इन अधिकारों का उपयोग भी करते थे, जिससे कि दूसरे के अधिकार में क्या है, कोई बाधा न पड़ने पाए। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था कि हम मान सकते हैं कि पूरी तरह नैतिक, सामाजिक एवं कर्तव्य बोध की क्या थी, अवस्था थी लॉक के अनुसार। अब बात आती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो समझौते की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जो लॉक हैं वो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंची तो व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई जिन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने क्या है, प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। वो कौन कौन सी थी? तो पहली थी, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। यानी कि प्राकृतिक नियम तो थे किंतु उसकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी कि कोई उसका पालन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा या संस्था नहीं थी। यानी कि जो इन नियमों को व्यक्तियों पर लागू कर सके ऐसा कोई संस्था नहीं थी। और तीसरा, इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, यानी कि न्याय संबंधी कोई संस्था नहीं थी। तो इन तीन कारणों से व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक अवस्था को छोड़ना चाहते थे। लॉक के अनुसार नैतिकता के नियमों की अवहेलना कर, यानी कि नैतिकता धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो रही थी। अवहेलना कर मनुष्य ने एक दूसरे के अधिकारों का हनन करना थी। उससे बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, नागरिक समाज की स्थापना की या राजनीतिक समाज की स्थापना की। यानी कि एक समझौता किया और समझौते के माध्यम से क्या है, राजनीतिक समाज में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। और उनका मानना है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के माध्यम से होता था, इसलिए मनुष्य को इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही क्या है, तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्राप्त थे। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही मनुष्य क्या है, नागरिक समाज की कल्पना करते हैं और प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य ने आपस में क्या किया, समझौता किया। और इस समझौता को प्राकृतिक अवस्था में सब व्यक्तियों ने मिलकर किया और सब व्यक्तियों ने साथ किया। यानी कि सारे व्यक्तियों ने मिलकर इस प्रकार का समझौता किया, जिससे समाज और राज्य की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यानी कि पहले क्या हो रही है, राजनीतिक समाज में अपने आप को बांटा और उससे समाज और राज्य की क्या है, उत्पत्ति भी स्वतः हो गई। अब जो ये समझौता है, हॉब्स ने, हमने देखा था जो समझौता हुआ उससे केवल एक समझौता हुआ और उस समझौते के माध्यम से सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार क्या कर दिए थे, एक संप्रभु को सौंप दिए थे। किंतु लॉक का मानना है कि एक समझौते नहीं हुए बल्कि क्या हुए थे, दो समझौते किए गए। और जो पहला समझौता था उसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक समाज
संपत्ति की रक्षा करना था। यानी कि इन तीनों की रक्षा के लिए क्या है, प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए, और इन तीन जो ये हमारे अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकार, इनकी रक्षा के लिए क्या है, पहला समझौता किया गया। और पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न होता है। यानी कि दो समझौते, पहले समझौते के माध्यम से क्या किया, समाज की स्थापना की, और दूसरे समझौते में समाज के लोगों ने क्या है, एक शासक के साथ समझौता किया और उसे कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उसको कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा? जो शासित थे उन्होंने शासक के साथ समझौता किया और शासक को ये 3 प्रकार के अधिकार सौंपे। परंतु शासक की शक्ति पर एक प्रतिबंध लगाया गया, और वह था उसके द्वारा जो कानून निर्मित किए जाएंगे, अगर वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल या अनुरूप नहीं होंगे तो जनता क्या है, उन जो शासक है उसके साथ उससे क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी, और जब तक वो उसके अनुकूल होंगे जनता उसका कहना मानती रहेगी। तो हम देखते हैं कि लॉक 2 समझौते कराता है, और पहले समझौते के माध्यम से समाज की उत्पत्ति और दूसरे समझौते के माध्यम से सरकार की उत्पत्ति वो बताता है। इसके अतिरिक्त लॉक अपने जो सामाजिक अनुबंध यानी कि जो सामाजिक समझौता होता है उसमें हम देखते हैं, अभी हम आगे रूसो को पढ़ेंगे, तो कहीं ना है, जबकि हॉब्स एक समझौता बताता है, इसके बाद हम उसका अध्ययन करेंगे आगे, तो उसके कहीं ना कहीं निकट आप क्या है, लॉक को पाएंगे। और जो लॉक है उसके अनुसार, जो आपने हॉब्स का अध्ययन किया था, हॉब्स क्या है, अपने समस्त अधिकार क्या है, एक लेवियाथन या संप्रभु को सौंपने की बात करता है, जबकि लॉक मानता है कि व्यक्ति अपने समस्त अधिकार एक संप्रभु को न सौंपकर क्या है, एक समुदाय को क्या है, देता है, और जिस समुदाय को वो देता है वह उसके माध्यम से एक तंत्रीय यानी कि राजतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय यानी कि कुछ व्यक्तियों का शासन, और प्रजातंत्रीय यानी कि बहुत सभी व्यक्तियों या बहुत व्यक्तियों का शासन, तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था लॉक के समझौते के माध्यम से हो सकती है। तीनों प्रकार के शासन अस्तित्व में आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है समझौते के माध्यम से, वहीं जो लॉक है वे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों प्रकार के शासन की स्थापना मानते हैं अपने समझौते के माध्यम से। और अगर जो सरकार है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं होती है, तो वह व्यक्ति को अधिकार भी देते हैं कि आप उस सरकार के प्रति विद्रोह कर सकते हैं, और आप विद्रोह करने के पश्चात प्राकृतिक अवस्था में लौटकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि आप जो राजनीतिक समाज आपने गठित किया है उस राजनीतिक समाज में, यानी कि राज्य नामक संस्था तब भी बनी रहेगी अगर आप समझौते को तोड़ देते हैं। जबकि हमने देखा था कि हॉब्स का लॉक ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया है और कर पाया है, जबकि जो हॉब्स थे वो राज्य और जो सरकार है, हमने उनकी आलोचनाओं में पढ़ा था कि वो राज्य और सरकार में अंतर नहीं कर पा रहे थे। लॉक का मानना है कि समाज की स्थापना एक सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, और सरकार की स्थापना सोच विचार कर सहमति से निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, और इसलिए उसने सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की है। ट्रस्ट यानी कि उसका कुछ कार्य होंगे, अगर वो उन कार्यों को कर पाती है तो उसका कहना मानना होगा, और नहीं कर पाती है तो हम उसके प्रति विद्रोह कर सकते हैं। अब जो समझौते के बाद
राज्य के स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। तो लॉक का जो समझौता है उसके पश्चात जो हमको राज्य का स्वरूप देखने को मिलेगा, या यूं कह सकते हैं नवीन राज्य का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार होगा, उसको समझते हैं। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि सरकार क्या है, स्वयं में एक लक्ष्य नहीं वरन एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। यानी कि सरकार क्या है, एक साधन है और व्यक्ति क्या है, साध्य है। और वो लक्ष्य है कौन, व्यक्ति क्या है, लक्ष्य है। सॉरी, सरकार क्या है, साधन है और व्यक्ति साध्य है। शांति और व्यवस्था और लॉक यह भी कहते हैं कि अगर सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। यानी कि सरकार के प्रति विद्रोह करने का अधिकार लॉक क्या है, अपने जो जनता है उसको देता है। और लॉक का मानना है कि राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार नागरिक नियम प्राकृतिक नियम का ही क्या है, अंग है, और दोनों में संघर्ष हो सकता है। प्राकृतिक नियम राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में लागू रहता है। प्राकृतिक जो नियम है राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में लागू रहने का अर्थ है कि राज्य जो है या जो सरकार है वह आंतरिक मामलों में भी प्राकृतिक नियमों का पालन करेगी और बाह्य विदेश से संबंधित मामलों में भी प्राकृतिक नियमों का क्या करेगी, पालन करेगी। और इस प्रकार लॉक का जो राज्य है एक नकारात्मक राज्य है। नकारात्मक राज्य आपने अभी आगे पढ़ेंगे कि एक नकारात्मक राज्य होता है, एक सकारात्मक राज्य। सकारात्मक राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, और जो नकारात्मक राज्य होते हैं वो राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं या कुछ कार्य करने से रोक भी सकते हैं। कुछ कार्य करने को प्रेरित कर सकते हैं किंतु कुछ कार्यों को करने से रोक भी सकते हैं। लॉक ने स्पष्ट रूप से संवैधानिक राज्य, बहुमत का राज्य व प्रतिनिधि शासन के विचार दिए हैं। जो राज्य में प्रतिनिधि शासन के विचार क्या है, उदारवाद के भी जो जॉन लॉक हैं उन्हें माना जाता है। इसको भी आप आगे पढ़ेंगे जब उनको अगली कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट आ गया यहाँ पे कि लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के जनक कौन है। तो जॉन लॉक आप ध्यान रखिएगा। अब सब कुछ समझने के पश्चात ये आप समझ लेना कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, मैं इसको आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि राजतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय और प्रजातंत्रीय तीनों अस्तित्व में आ सकती है जॉन लॉक के समझौते के अनुसार। अब आलोचनाएं आती है कि जो जॉन लॉक है उसके सिद्धांत की कई विद्वानों ने आलोचना की है। तो आलोचना के कौन कौन से कारण रहे हैं? पहला, प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है जॉन लॉक ने वो अवास्तविक है। क्योंकि जो लॉक थे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो हॉब्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। हमने देखा था हॉब्स का जो चित्रण था वो क्या था, वास्तविकता से दूर था, किंतु जो जॉन लॉक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वो भी क्या है, वास्तविकता से काफी दूर है। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था कि जहां अच्छाई होगी वहां बुराई भी होगी, जहां दुर्गुणी व्यक्ति होंगे वहां सगुणी व्यक्ति भी होंगे। और हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम कभी नहीं पाते कि जो आदि मानव अवस्था थी उसमें व्यक्ति सामाजिक, शांत और नैतिक रहा हो। इतना शांत
आशंका, क्योंकि जो जॉन लॉक है वो व्यक्ति को राज्य के और सरकार के खिलाफ विद्रोह की अनुमति देते हैं। इसलिए क्या है, उनके इस कथन के कारण किसी भी समाज में निरंतर क्रांति की क्या है, आशंका बनी रहती है। और सरकार के जो कार्य होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सरकार अपने कार्यों के माध्यम से संपूर्ण जनता को क्या है, संतुष्ट कर पाए। और इसलिए क्या है, ऐसे समाज में क्रांति की आशंकाएं बनी रहेगी। तीसरी जो आलोचना है वो है कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं। लॉक ने एक गंभीर त्रुटि यह की है, या लॉक की जो सिद्धांत दिया है उसमें एक गंभीर त्रुटि यह है कि उसने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। और इस संबंध में गिलक्रिस्ट महोदय ने इनकी आलोचना करते हुए लिखा है कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता का क्या है, प्रतिपादन किया है। लॉक ने अपने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। तो ये एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया है, किंतु लॉक ने अपने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। अब जो अंतिम आलोचना इनकी है वो है प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वह क्या है, गलत है। हमने पढ़ा था कि लॉक ने 3 अधिकार बताए। लॉक ने इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात को स्वीकार किया है, किंतु बिना समाज के अधिकारों की बात करना कोरी कल्पना है। यानी कि जब तक समाज ही नहीं है तब तक व्यक्ति के पास अधिकार कहां से आए। और अधिकार जो है वो समाज के निर्मित होने के पश्चात ही अस्तित्व में आते हैं। तो ये कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, ऐसा हो भी सकता है कि समाज से पूर्व भी आपके अधिकार हो एक व्यक्ति होने के नाते, तो इस आलोचना का कोई उतना महत्व नहीं रहता है। अब अंतिम जो बिंदु है वो है कि आखिर आज के युग में हमको जो ये जॉन लॉक है उनके सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसका अध्ययन क्यों करना पड़ रहा है, यानी कि उनका योगदान क्या है। तो जो सबसे पहला योगदान जॉन लॉक का है वो है लॉक द्वारा प्रतिपादित जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत। आज किसी भी संविधान का अध्ययन हम करें तो वहां जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात की जाती है, जिसका प्रारंभ कहीं ना कहीं जॉन लॉक के द्वारा किया गया। और आज के समाज को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक की ये एक प्रमुख देन है। उसके पश्चात जो प्रभु सत्ता यानी कि सॉवरेनिटी का सिद्धांत है उसमें भी कहीं ना कहीं लॉक का योगदान है। जो लॉक ने कहा है कि प्रभु सत्ता शासक में नहीं जनता में निहित होती है, यानी कि प्रभु सत्ता शासक में नहीं, यानी कि जो सॉवरेनिटी है वो शासक में नहीं बल्कि किसमें, जनता में निहित होती है। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आज सभी जगह मान्य है, सभी सरकारों में मान्य सरकारों का संचालन, यह भी क्या है, संविधानवाद का सिद्धांत भी जॉन लॉक की देन है। कुछ विद्वानों के कथन है लॉक के संबंध में, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैक्सी का कथन है, मैक्सी एक विद्वान हुए हैं, उनका कथन है लॉक सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इतने स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से इस सिद्धांत का समर्थन किया और यह कहा कि अगर शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो तो वह क्या है, अवैधानिक है। तो एक ये मैक्सी का कोटेशन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। दूसरा डनिंग का कोटेशन है, राजनीतिक सिद्धांतों को लॉक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। तो इन कोटेशंस को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन कोटेशंस को जब आप अपने प्रश्नों के जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है लॉक के संदर्भ में, तो वहां आप इनको अगर जगह स्थान देते हैं
तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे नंबर आने की संभावनाएं बनती है। तो मेरा विचार है, मेरा विश्वास है कि आपको जो जॉन लॉक है अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कम से कम जो जॉन लॉक है उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत और उस जॉन लॉक की थोड़ा बहुत फिलॉसफी आपके समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक अवश्य करें, और आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।